जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। जिस हाथ को थाम कर चलना सीखा था, आज वही हाथ मेरे हाथ में बेजा पड़ा था। वालिदैन की मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका सामना हर औलाद को करना पड़ता है। मगर जो मेरे साथ होने वाला था, खुदा ना करे कभी किसी औलाद को इस आजमाइश से गुजरना पड़े। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ सर। ओके। वक्त कैसे बदल जाता है। कल ही की बात लगती है। क्या पर्सनैलिटी हुआ करती थी अंकल की। खैर, मैंने सारी कार्रवाई पूरी कर दी है। अब तुमने बस 25 लाख लाइसेंस फी के जमा कराने हैं। तुम जानते तो हो मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उस लाइसेंस के लिए कितनी मेहनत की है। आजकल तो बस यही उसूल चल रहा है, मेहनत से ज्यादा दौलत काम आती है। एक हफ्ते में मेरा ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद लाइसेंस फीस के साथ रिश्वत भी देनी पड़ेगी। मैंने साइन ऑलरेडी कर दिए हैं, तो उसके बाद रुकावट नहीं आएगी। 6 महीने में लाइसेंस तुम्हारे हाथ में होगा। यहाँ तो 2 दिन का पता नहीं चलता। अभी 1 महीने पहले अब्बू बिल्कुल ठीक थे, और अब 6 महीने। ये तुम्हारा ख्वाब है असद, इसे इतनी आसानी से जाने मत देना। मैं जब भी कभी परेशान होता था ना, सीधा अब्बू के पास चला जाता था। उनके पास मेरी हर परेशानी का हल होता था। फिलहाल तो वो खुद ऐसी मुसीबत में जो न जाने कब टलेगी। देखिए, अगर इनको नमोनिया नहीं होता तो हम ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते थे, लेकिन उसमें भी चांसेस कम। अभी कितना चांस है? इनका दिल जो है वो सिर्फ 10% काम कर रहा है। 3 शरियानों में 90% ब्लॉकेज, और 10 दिन हो गए नमोनिया जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। कोई तो तरीका हुआ। मैंने इस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को वापस आते हुए नहीं देखा। हमारे पास जो भी मैक्सिमम ट्रीटमेंट थी वो हम कर सकते थे, हमने कर दी। आई एम सॉरी, इनके पास ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, और आपको इस बात के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। सॉरी। बिना आते ही मोबाइल में लग गए। ऐसा क्या ढूंढ रहे? अब्बू ने मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड की थी, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की। झेले खाना खाए। अरे मिल गई। अरे पता है उमा, मैं हमेशा से अब्बू का अच्छा बेटा बनना चाहता था, लेकिन वो
वो मेरे अच्छे दोस्त बनना चाहते थे। बहुत देर कर दी मैंने उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने में। तो अब कुछ नहीं हो सकता? आपके लाइसेंस का क्या हुआ? 25 लाख रुपए चाहिए मुझे, कहां से लाऊंगा? अब्बू की लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख तक की थी ना? पहले उन्हें मर तो जाने दो, फिर सुकून से बैठकर पैसे गिनते रहना। मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैं पानी लेके आती हूँ। उमा को पैसों की लालच नहीं थी, उसे तो बस मेरी फिक्र थी। वो जानती थी लाइसेंस ना मिला तो बहुत जल्द मुझे काम बंद करना पड़ेगा। उमा तो खामोश हो गई, मगर उसकी ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। अब्बू की अभी भी कुछ सांसें बाकी थीं, जबकि पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। इस बेताबी के आलम में मैंने वो फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। देखो मियां, पैसों वैसों का कोई मसला नहीं। पढ़े लिखे आदमी हो, भाग कर ना जाओ, लेकिन याद रखना असल रकम के साथ 15% सूद भी साथ देना होगा। वो मेरे वसूली वाले हैं ना, ज्यादा चक्कर काटने के आदी नहीं है। एक से 2 बार अगर चक्कर काटते हैं तो पागल हो जाते हैं। चलो सिग्नेचर करो यहाँ। ठीक, जा सकते हो। रात में पैसे भिजवा देगा तो। शुक्रिया। इस पे नजर रख। ये सूद पे पैसे देने वाले लोग खतरनाक होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अब नॉट श्योर होने से क्या होगा? पैसे तो अब मैं ले चुका हूं। बैंक से कर्ज लेता तो महीनों लग जाते और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। अब्बू की पॉलिसी मैच्योर होगी वो कर्जा चुका दूंगा। डॉक्टर से लिया है टाइम, अब देखें दोपहर में जाऊंगा हॉस्पिटल तो डॉक्टर से बात होगी मेरी। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कौन हो तुम? वो बाबा जी किधर है? अरे बेटा 1 मिनट। कौन से बाबा जी? किन की बात कर रहे हो तुम? वो जो इधर रहते थे। क्या काम है तुम्हें उनसे? वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे रोज आइसक्रीम खिलाते थे, जो मैं बोलूं वो वाली। काफी दिन हो गए, नजर नहीं आ रहा। वो वाकई बहुत अच्छे हैं। ये जाके आइसक्रीम खा लो।
मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक था। इस बच्चे को अब्बू के लिए दुआ करने को कहा, जबकि खुद अपनी खुशहाली को अपने अब्बू की मौत से जुड़ चुका था। मैंने लाइसेंस की फीस तो अदा कर दी, मगर उस दिन से मेरा ज़मीर मुझसे बागी हो गया। कर्ज लेने से पहले मैं हर नमाज में अब्बू की सेहतयाबी के लिए दुआ करता था। कर्ज लेने के बाद भी वो दुआ मुझसे छूट ना सकी। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। तबीयत कैसी है? दिन ब दिन अब्बू की तबीयत ठीक होने लगी और फिर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाप का वजूद उस दरख्त की तरह होता है जिसमें औलाद अपना घोंसला बनाती है, मगर मैं वो बदनसीब परिंदा था जो अपने दरख्त का सौदा कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम, जीते रहो बेटा। ठीक हो? आपकी तबीयत कैसी है? मेरे अब्बू को नई जिंदगी मिली थी, मगर मेरे दिल में खुशी नहीं, खौफ था। दिन ब दिन अब्बू की हालत और बेहतर होती चली गई। 2 महीने गुजर गए और मुझ पर कर्ज वापसी का दबाव बढ़ने लगा। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, बस कुछ। अबे बस कुछ सुनते मुझे 1 महीना हो गया है। अबे क्या हम फारिग हैं? कोई और काम नहीं है हमें? इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? इस तरह तो मैं भी बोल सकता हूँ। जब वापस नहीं कर सकते तो कर्जा लेने की जरूरत ही क्या है? और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बेटा ये कौन है बेटा? क्या कह रहे हैं? कोई नहीं अब्बू, आप प्लीज अंदर चलिए, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब कोई नहीं है? अबे तेरे सामने 5 फीट 8 इंच का आदमी खड़ा है, नजर नहीं आ रहा क्या? भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दे दूंगा इनको। अरे आओ चाचा आओ सुनो अपने बेटे के करतूत। यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। बेटा 1 मिनट, मसला क्या है मुझे बता। अब्बू नहीं, बात कर रहे हैं हम। अरे चाचा 25 लाख रुपए का कर्जा लिया आपके बेटे ने, 2 महीनों में वापस करने थे। 1 महीना ऊपर हो गया है, अब क्या करें हम, बताएं आप।
मुझे लगा था कि अब्बू मुझसे सवाल करेंगे, मुझे डांटेंगे। उनकी खामोशी से जो तकलीफ हुई शायद डांट से ना होती। अब्बू कुछ खाने को लाके दूं आपको? सच क्या सोचा, क्या करोगे? कुछ पता नहीं अब्बू। मुस्कुराता हुआ छोड़कर गया था तुम्हें। जब से वापस आए हो एक बार भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। गलती तो नहीं कर दी मैंने वापस आकर? नहीं अब्बू, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि आप वापस आए। जब सारा दिन काम कर करके जिस्म का जोड़ जोड़ दुखने लगता था, वापसी पे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता था तो एक लम्हे में सारे दिन की थकन उतर जाती थी। मैं भी तो आपके वापस आने का इंतजार किया करता था। कुछ ना कुछ लेकर जो आता था साथ में। तुम्हारी अम्मी कहा करती थी कि कभी खाली हाथ भी आया करो, कि पता तो चले कि ये मोहब्बत में इंतजार करता है या लालच में। और मैं हर बार एक ही जवाब देता था, लालच में ही सही, आने की तमन्ना करता है, जाने की नहीं। अब्बू का एक एक लफ्ज मुझ पर तलवार के वार की तरह बरस रहा था। मुझे लग रहा था कि वो अभी मेरा गिरबान पकड़ लेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं दुनिया का सबसे कमजोर बेटा हूं। अब्बू प्लीज, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लें, सो जाए। यहां बैठो मेरे पास, कुछ बातें कर लूं फिर सोऊंगा। जी अब्बू। अपनी अम्मी की मार से बचने के लिए मेरे पीछे आके चुप जाया करते थे। आपके पीछे छुप कर मुझे हिफाजत का वो एहसास होता था जो कहीं और महसूस नहीं हो, क्योंकि मुझे पता होता था कि मुसीबत को आपसे होकर ही मुझ तक पहुंचना हो, और आप हर मुसीबत को रोक लेंगे। हाँ, खुदा करे कि तुम्हारी इस उम्मीद पे मैं पूरा उतर पाऊं। आप अपना काम कर चुके, मेरी बारी है। बाप की बारी तो बाप के साथ ही खत्म होती। प्लीज ऐसी बातें मत कर। किस तरह की बात? मां की? दुनिया की सबसे गहरी मोहब्बत बाप और बेटे के दरमियान होती, समंदर से गहरी मोहब्बत, जिसका इजहार न कभी बाप करता है आईसीयू में दाखिल होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गलती हो गई। फिर बस यही दुआ करता रहा, अल्लाह
एक चांस, चंद सांसें हो, एक बार अपने बेटे का हाथ थाप कर उसको बता दो कि दुनिया की हर शय से ज्यादा मुझे अपने बेटे से जानता हूं आप नहीं जानते, जानते बाप और बेटे की मोहब्बत उस समंदर की एक कतरे से भी वाकिफ नहीं हो बेटा तुम। तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारी गोद में आएगी ना, तब एहसास होगा तुम्हें कि बाप की मोहब्बत तो एक ऐसे बादल का नाम है जिसका बरसना कभी थमता ही नहीं। एक बार तुम्हारी कोहनी पे चोट लग गई थी तुमसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ था, और छठी जमात में फेल हो गए थे तुम। तुम तो अपनी मां की डांट खा के सो गए, मैं जागता रहा सारी रात। तुम्हारे मुस्तकबिल के खौफ ने मुझे सोने ही नहीं दिया। सारी रात मेरा दिल बस एक ही दुआ मांगता रहा, ए अल्लाह मेरे बेटे का मुस्तकबिल बचा ले। वो उन्हीं दुआओं की वजह से तो आज तक हर मुसीबत से बचा रहा। ऐसा लगता है सीने से बोझ उतर गया। ये बातें तुमसे किए बगैर अगर मर जाता शर्मनाक तकलीफ में रहता। अभी बस प्लीज अब आप सो जाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। फजर से जाग रहे हैं आप, बस अब आराम कर। असद दुआ करोगे कि नींद आ जाए, गहरी नींद। और अब पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, अब बार बार मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बच्चा जो भी मांगे से दे दिया कर।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर छोड़ दूँ मैं आपको। नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं चला जाऊँ। बोल, बाहर निकल। आ गया तुम्हारा बुलावा। निकल, बाहर निकल। मैं बाहर आ रहा हूँ, आराम से। मैं आने वाला था, मेरी बात तो सुन। दरवाजा खोल। चला। भाई मेरी बात तो सुन। है बैठ। भाई, आ गया आपका मेहमान। भाई वो मैं आपके चुप! तेरी तकरीर सुनने के लिए यहाँ नहीं बुलाया हमने। मुझे माफ कर दी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। यही कहना चाहता है ना तू? साला, मैंने अपनी जिंदगी में अपना नाम इतनी बार नहीं सुना जितनी बार ये जुमला सुना है। ओए, क्या करना है इसका? भाई, इसको वहीं पे गाड़ देते हैं जहाँ पिछले वाले को गाड़ा था। नहीं, एक दो दिन का गेम नहीं। पंद्रह दिन का टाइम है तेरे पास। 15 दिन का। 15 दिन में अगर तूने मेरी रकम नहीं लौटाई ना, तो तुझ समेत तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक देंगे। फिर तब तक हमारा उस घर पे कब्जा रहेगा जब तक तू हमारे पैसे नहीं लौटा देता। ओए, हाँ भाई, छोड़ के आया इसको जहां से लेके आया था। चल खड़ा हो। साला, मुझे खौफ घर के छीनने या इज्जत के नीलाम होने का नहीं था। खौफ था तो ये कि कहीं मेरे अब्बू को ये ना पता चल जाए कि मैंने उनकी मौत का सौदा किया था। कई दिनों से मेरा जहन परेशानी में रहा और फिर जब उस दिन मैं घर पहुंचा तो ये क्या कर रहे हैं?
तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारी आदत थी, जब तुम्हें कोई चीज छुपानी होती थी ना, तुम इसी तरह खड्डा करके उसे दफना दिया करते थे। वो छठी जमात की रिपोर्ट यही दफनाई थी ना। मगर तुम जब भी कोई चीज कहीं छुपाते थे, तुम्हारे चेहरे पे खास किस्म की नदामत आ जाती थी, जिसे देखते ही तुम्हारी माँ पहचान जाया करती कि इसने जरूर कुछ ना कुछ दफनाया। इसीलिए तो मैं हमेशा पकड़ा जाता था। लेकिन अब्बू आप क्यों कर रहे हैं ये? आप जानते हैं ना आपकी हालत ऐसी नहीं है कि ये सब कुछ करें। चलें चलें, उठें उठें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए हुमैरा के घर पे ना होने का आपने बहुत फायदा उठाया। अब देखिए ना आपकी सांस भी उखड़ रही है, यकीनन ऑक्सीजन लेवल आपका लो हो गया होगा। आराम से आराम से आराम। मुझे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ लग रहा है। बैठे आराम से अबू, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या वो अबू सीने में दर्द हो रहा? सीने में दर्द? अबू दवाई किधर है आपकी? हो सकता है आपकी दवाई यहाँ नहीं। अबू यहाँ पर भी नहीं है। किधर है अबू? दवाई किधर है आपकी? अबू दवाई क्या है आपकी? दवाई तो यही होती है ना अबू आपको। अबू यहाँ पर भी नहीं है। किधर है अबू आपकी वो सीने की दवाई किधर है? अबू दवाई मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चले मेरे साथ। उठिए अबू, उठ जा उठिए अबू, उठिए आराम। अबू उठ जा अबू, हिम्मत करें अबू मेरे साथ रहे। हिम्मत करें अबू, उठिए। चप्पल पहनिए चले हॉस्पिटल चले। अबू मेरे साथ उठे अबू, प्लीज हिम्मत करें अबू। चले उठिए हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। चले अबू हाय हिम्मत करें आराम से चलिए। कमरे के कोने में दवाई तलाश करता रहा मगर नाकाम रहा, और हॉस्पिटल ले जाते हुए अब्बू ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। उस दिन अगर अब्बू की दवाई मिल जाती, अब्बू आज हमारे साथ होता है, हमारे दरमियान होता है। असद बार बार यूं पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ होगी और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हर इंसान ने एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है ना। बात सिर्फ मौत की नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अलग? उस दिन अब्बू के चेहरे पर एक निदामत सी थी। कैसी निदामत? वैसी निदामत जैसे मेरे चेहरे पर हुआ करती जब मैं अम्मी से छुपाने के लिए कोई चीज जाके लॉन में। असद क्या हुआ? असद ये क्या कर रहे हैं आप? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगर 15 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। फिर आई साहब बोलिएगा मत आपके क्या कर दिया। जमाल से बात करने के बाद अब्बू के जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे थे। मैंने कर्जा
2 महीने की मोहलत पर क्यों लिया? दो महीने में ऐसा कौन सा खजाना मेरे हाथ लगने वाला था जिससे मैं कर्जा वापस करता? कर्ज उतारने में मेरी मदद करने के लिए जब उन्होंने अम्मी का जेवर निकालना चाहा तो उन्हें अपनी लाइफ इंश्योरेंस नजर आई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैंने उनकी मौत पर दाव लगाया और अब उनकी जिंदगी मेरी शर्मिंदगी की वजह बन रही है। अब मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो।